एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज हम चैप्टर 7 करने जा रहे हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का। और जो ये चैप्टर 7 है, ये चैप्टर 7 क्लास 11th एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है भू आकृतियाँ और उनका विकास। इस चैप्टर का अगर हम बात करें ना, पार्ट 1 वाली वीडियो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कम्प्लीटली कि कोई भी सतलाकृति है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें हम प्रवाहित जल कम्प्लीटली स्टडी कर चुके थे, जिसमें आपकी नदियों द्वारा बनी हुई सतलाकृतियाँ आती हैं। नदी की हमने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को भी पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया है। इसके साथ साथ नदियाँ जो कुंड बनाती हैं, मियांडर्स बनाती हैं, वेदिकाएं बनाती हैं, जलोढ़ पंख बनाती है, बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक मैदान, मियांडर्स, इन सब को भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके थे। गुम्फित नदी क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके थे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्राउंड वाटर, यानी भूम जल। देखो, सिंपल सी बात है, भूम जल है क्या, यानी हमारी भूमि के अंदर जिस जल का यूज़ आप नलकूपों के द्वारा करते हो, समरसीबल के रूप में जिसका पानी यूज़ करते हो, नलकूपों से पानी निकाल कर खेतों में जिससे सिंचाई की जाती है, तो वो जो भूमि के अंदर जो जल है वो भी कहीं ना कहीं भूमि के अंदर ही कुछ आकृतियाँ बनाता है चट्टानों के बीच में। अगर चट्टानें आपकी पारगम्य हो, कम सघन हो, यानी हल्की हो, ज़्यादा मोटी ना हो, अत्यधिक जोड़ों और दरारें वाली हो, तो जो धरातलीय जल है, जो हमारे धरातल का जल है, वो आसानी से उन चट्टानों के बीच में से बहता हुआ चलता है और उन चट्टानों की संधियों में वो पानी घुस जाता है, क्षैतिज रूप से बहता है। और जब उन चट्टानों के अंदर ये पानी क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है तो चट्टानों का अपरदन करता है। सिंपल सी बात है, चट्टानों की दरारों में पानी घुसेगा, धरातलीय जल, तो वो क्या हो गई, दरारों को चौड़ा करेगा और जिससे क्या होता है, धीरे धीरे उन चट्टानों का अपरदन होना शुरू हो जाता है। और जो ये भूम जल हैं, जो अपरदन, जो सेडिमेंट इकट्ठे हुए, उन सबको फिर अपने साथ बहा ले जाता है। तो इस प्रकार ये सारे कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं होते, ये केवल उन्हीं चट्टानों में होंगी जो चट्टानें आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता वाली होगी, या चूने की होगी या डोलेमाइट की होगी। ठीक है, जो चट्टान आपकी चूना पत्थर की होगी, डोलेमाइट की होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, उन्हीं में ही भूमिगत जल अपना मुख्य कार्य करता है। अब क्योंकि क्या होगा, भूमिगत जो जल है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, यानी आपकी जो केमिकल प्रोसेस होगा उसके द्वारा चट्टानों को अपने अंदर घोल लेगा और अनेक सतल रूपों को भी डेवलपमेंट करता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं आती है, एक तो घोलीकरण और दूसरी अवक्षेपण। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, इन्हीं प्रोसेस के द्वारा चट्टानों में अगर मानो चूना पत्थर की चट्टान है और वहाँ से धरातलीय जल बहकर आ रहा है तो अपने अंदर उसको घुला लेता है, और घुला लेने के कारण फिर उसके रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ सतलाकृतियाँ बनती हैं। और इसी प्रकार चूने पत्थर के द्वारा निर्मित सतलाकृतियों को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कास्ट सतलाकृति हैं, ये किस प्रकार की सतलाकृति, किसके द्वारा बनी सतलाकृति है, भूम जल के द्वारा। एड्रियाटिक जो सागर है, इसके पास जो बाल्कन कास्ट क्षेत्र में जो लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित सतलाकृतियों पर ही आधारित है। ठीक है, लाइमस्टोन चूना पत्थर को ही इंग्लिश में कहते हैं, और एड्रियाटिक जो सागर है वहाँ पर बाल्कन नाम की कास्ट एरिया है जहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसी प्रकार की लाइमस्टोन चट्टानों के ऊपर। ठीक है, तो अपरदन और निक्षेपण दोनों ही जो स्थल रूप होते हैं वो कास्ट सतलाकृतियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे भूमिगत जल द्वारा बनी सतलाकृतियाँ, हम कहेंगे कास्ट सतलाकृतियाँ। ठीक है, अब अपरदित स्थल रूप, यानी जो भूमिगत जल है, जो कास्ट सतलाकृतियाँ हैं, वो अपरदन के द्वारा कौन कौन से फीचर्स बनाती हैं, तो पुल्स बनाती हैं, कुंड, घोल रंध्र बनाती हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि घोल रंध्र किसके द्वारा बनाया जाता है। लैपिस बनाती है और चूना पत्थर चबूतरे बनाती है, यानी लाइमस्टोन पेवमेंट्स बनाती हैं। तो अब इन सबको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो चूना पत्थर कोई चट्टान है उसके तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे और मध्यम आकार के कुछ गड्ढे बन जाते हैं, कुछ गर्त बन जाते हैं, और जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं, यानी सैलो होल्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ गड्ढे बन जाते हैं चूना युक्त चट्टानों पर भूमिगत जल के कारण, और इन्हीं गर्तों को हम क्या
कहते हैं विलयन रंध्र। गोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गोल रंध्र भी एक प्रकार का छिद्र ही होता है, एक गड्ढा ही होता है जो ऊपर से गोल होगा, ऊपर से गोल होता है और नीचे से कीप की आकृति का, जैसे नीचे से कुछ इस तरीके की शेप होगी और ऊपर से गोल होता है, तो उन्हें कहते हैं गोल रंध्र। ठीक है, इनका अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो कुछ वर्ग किलोमीटर से हेक्टेयर तक और आधा मीटर से 30 मीटर तक और इससे भी अधिक इनकी गहराई हो सकती है आपके गोल रंध्र की। और कुछ अकेले गुलन क्रिया द्वारा बनते हैं जबकि कुछ अन्य क्रियाओं द्वारा भी बनते हैं। यहाँ पर ये तो स्टेलेक्टाइट, हाँ जी, ये रे यहाँ पर देखो ये फीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, ये आपका विलय रंध्र, यानी जिसमें ज़्यादा छेद नहीं हुआ, सिर्फ एक गड्ढे का निर्माण हुआ है थोड़े से, उसे कहेंगे विलय रंध्र। और जब ये गड्ढा बिल्कुल थोड़ा और गहरा हो जाएगा और नीचे से एक कीप की आकृति ले लेता, ऊपर से गोल होता है, इसे कहते हैं घोल रंध्र। ठीक है, क्या कहेंगे? घोल रंध्र। और जब ये घोल रंध्र जो है इसका क्या होगा, ये जो घोल रंध्र है जब ये घोल रंध्र आपका इस तरीके से देखो, यहाँ पे चट्टानों, यहाँ पे इस घोल रंध्र ने यहाँ की चट्टानों को तोड़ दिया, यहाँ की चट्टानों को तोड़ दिया, तो यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है, यहाँ से एक रास्ता, तो इस तरीके से गुफाएं बनती हैं। क्या बन जाएगी? गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको घोल रंध्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, नीचे से कीप की शेप है, ऊपर से गोल शेप है, तो इसे ही कहते हैं घोल रंध्र। उसके अलावा आगे आएंगी ये सारी फीचर्स भी। ठीक है, तो इस प्रकार के घोल रंध्र बन गए हमारे पास नीचे से कीप की आकृति वाले। और जब ये आपके घोल रंध्र, मैंने अभी आपको बताया, गुफाएं बना देते हैं, ठीक है, और इन गुफाओं की जो छत है वो भी गिर जाए तो एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है जिसे कहते हैं निपात रंध्र। ठीक है, निपात रंध्र के नाम से जाना जाता है, सिंक। अब अधिकतर जो घोल रंध्र होते हैं ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं, जिससे आपका एक उथला हुआ कुंड भी बन जाता है। जब आपके घोल रंध्र ध्वंसंत हो जाएंगे, यानी उनका विनाश हो जाता है घोल रंध्रों को, तो बहुत बड़े बड़े, यानी देखो मान लो ये एक घोल रंध्र ये है, एक घोल रंध्र ये है, एक घोल रंध्र ये है, ये तीनों आपस में टूट गए तो एक बहुत ही बड़ा छेद बन जाता है। और इस प्रकार अनेक घोल रंध्रों को मिलाने से क्या बनता है? डोलाइन बनता है, डोलाइन वाली शेप बनती है, उस शेप को क्या कहेंगे? डोलाइन। अब आपके घोल रंध्र बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन घोल जो रंध्र होते हैं इनके बीच से भूमिगत जल है वो एक नदी के रूप में भी निकल जाता है। और ये घोल रंध्र और डोलाइन इनकी छत गिरने से या लैंडस्लाइड वगैरह होने से कई बार ये आपस में मिल भी जाते हैं और एक खाई बन जाती है, ट्रेंच बन जाती है, जिसे घाटी रंध्र कहते हैं, यानी वैली सिंक के नाम से जाना जाता है या युवाला कहते हैं। ठीक है, तो यानी जब आपके ये घोल रंध्र या फिर डोलाइन इनकी छत गिर जाए या आपस में ये मिल जाए, बड़े बड़े गड्ढे डोलाइन, तो फिर उसे क्या कहेंगे? युवाला। समझ गए युवाला क्या था? ठीक है, तो देखो पहले हमारे विलयन रंध्र बने, फिर विलयन रंध्र से हमारे घोल रंध्र बने, घोल रंध्र से हमारे क्या बना? डोलाइन बना, डोलाइन के बाद फिर क्या बना? युवाला। ये सारे फीचर्स आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे जो चूने युक्त चट्टानें होती हैं इनके अधिकतर जो भाग होते हैं वो इन गड्ढों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक से बन जाते हैं, जिन्हें लेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपिज। इन कटकों और लेपिज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है और कभी कभी जो ये लेपिज होते हैं वो समतल चूनायुक्त चबूतरों में भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पूरे क्षेत्र में आपके जब नुकीले कटक की तरह बन जाएंगे तो उसे लेपिज कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कंद्रिकाएं। कंद्रिकाएं बिल्कुल सेम है, मैंने अभी आपको समझाया भी था। जब आपके ये घोल रंध्र वगैरह आपस में अंदर जाके चट्टानों को काट देते हैं तो पूरा रास्ता खुल जाता है। मान लो ये आपका एक घोल रंध्र था, इस तरीके से चट्टानों को काट दिया तो एक गुफा ये बन गई, एक गुफा ये बन गई, तो इस प्रकार से आपकी कंद्रिकाएं बन जाती है, केव्स बन जाती है, जिन्हें गुफाएं कहते हैं। ठीक है, दोनों सुरें होती हैं तो इन्हें टनल्स यानी सुरंग भी कहा जाता है। तो ये थे भाई अपरदन के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, जिसमें मैंने आपको विलयन रंध्र समझाया, घोल रंध्र समझाया, उसके बाद हमने पढ़ा डोलाइन, डोलाइन के बाद युवाला, युवाला के बाद लैपिज, लैपिज के बाद गुफाएं। अब आती है निक्षेपित सतल रूप यानी डिपोजिशन वाले। तो इसमें जो आपका भूमिगत जल है, कौन कौन सी सतलाकृतियाँ आती है, तो इसमें भी आपका मेन रसायन कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा, क्योंकि कार्बन युक्त जब जल ये पानी में या वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन होता है बहुत जल्दी से घुल भी जाता है और इसका जो वाष्प
वाष्पीकरण होता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वहीं पर जम भी जाता है और चट्टानों की छत से वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो मुक्त हो जाती है, रिलीज हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानी धरातल पर टपकने से उनका निक्षेपण हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ गई हवा में, बाकी जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बचा रह गया वो धरातल पर टपकने से वहीं के वहीं जम जाता है। देखो दिखाया हुआ भी है यहाँ पर पिक्चर में, आपको समझ में आएगा। मैं दूसरे में दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे जैसे स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट और स्तंभ, ये तीनों ही सतला करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्टेलैक्टाइट ये क्या होता है? विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर ये पतले होते जाते हैं, अनेक शेप में दिखाई देते हैं, कंदरिकाओं यानी गुफाओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में आप इसको करने से पहले एक बार इस पिक्चर्स को ध्यान से देख लो। ये देखिए, ये है आपके स्टेलैक्टाइट, यानी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त हो गई, अब जो कार्बोनेट था वो यहाँ पर जम गया, वहाँ पर जम गया, एक बूंद की तरह टपकते 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 जमता चला जाता है और इस प्रकार की शेप बन जाती हैं। तो जो ये ऊपर यानी गुफा की छत पर जब ये लटक के बनता है तब तो उसे कहते हैं स्टेलैक्टाइट, लैक का आता है बीच में। और जब ये गुफा की तली में कैल्शियम कार्बोनेट जमता है तब उसे कहते हैं स्टेलैग्माइट। ठीक है, गुफा की छत पर जमेगा स्टेलैक्टाइट, गुफा की तली में जमेगा स्टेलैग्माइट, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक पिलर का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं स्तंभ। देखो ये बना हुआ है स्तंभ। ठीक है, तो ये तीनों सतला करते हैं, निक्षेपण द्वारा बनती है। देखो इन तीनों में किसका काम हो रहा है? जमाव का काम हो रहा है, जमा हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो रहा है चूनायुक्त चट्टानों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये तीनों सतला करते हैं एक गुफा के अंदर बनती हैं काष्ठ के द्वारा, काष्ठ सतला करती के द्वारा। तीनों समझ में आ गई? तो ये था भाई आपका काष्ठ सतला करतियाँ। अब काष्ठ सतला करती कुछ छोटे और स्थल रूपों में पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको समझ में आ गई, हमने जो जो अपनी सतला करतियाँ की हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना सारी की सारी सतला करतियों को। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम ग्लेशियर्स यानी हिम नदी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिम नदियाँ भी कुछ सतला करतियाँ बनाती हैं, यानी जो बर्फ़ है वो एक जगह पर टिकी हुई नहीं रहती, उसमें भी मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट आपका वो जो मूवमेंट होता है कुछ सेंटीमीटर या इससे भी कम का भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो बर्फ़ है कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक खिसकती है और ये किसके कारण होता है? ये गुरुत्व बल के कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। यानी आपकी ग्लेशियर्स में जो मूवमेंट होती है ग्रेविटी के कारण होती है। और हमें हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, हिमालय पर्वतीय ढलानों में घाटियों में बहते हैं। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत से लेकर ढलानों की ओर होते हुए घाटियों तक बर्फ़ जो गिरती है उसे ही ग्लेशियर्स कहते हैं। उत्तरांचल है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन सारे एरियाज़ में हम देखते हैं ग्लेशियर्स को बर्फ़ के रूप में। ठीक है, और अगर हम बात करें आपका गंगा नदी, गंगोत्री हिमनद जिसका अग्रभाग गोमुख है, वास्तव में वो भी अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। यानी अगर हम बात करें जिससे हमारी गंगा निकलती है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है अलकापुरी ग्लेशियर से, और देवप्रयाग के निकट क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिल जाती है जिसके बाद से ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी रिवर जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो काफ़ी ग्लेशियर से ही आपकी रिवर्स का भी निर्माण होता है, क्योंकि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही तो पानी आता है जो रिवर के रूप में पर्वतों से बहकर चलता है। तो आपकी जो हिमनदी होती है, जो ग्लेशियर्स होती हैं, वो काफ़ी मात्रा में अपरदन करती है जिसके कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। ठीक है, इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण के कारण ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ग्लेशियर अपने साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को भी अपने साथ खिसका कर ले जाती है अपनी तली से। ठीक है, घसीट कर ले जाती हैं, और जो किनारे होते हैं घाटियों के उनके किनारों को काटती हुई, घर्षण करती हुई, अपरदन करते हुए चलते हैं ग्लेशियर। हिम नदी अगर हम बात करें चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, ऊंचे पर्वत, छोटी पहाड़ियों और मैदानों में बदल सकती हैं हिम नदी। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, छोटी पहाड़ियों को प्लेन एरिया में
बदल सकती हैं हिम नदियाँ। हिम नदी के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है और विभाजक नीचे हो जाता है। कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं, इतने लो लेवल के हो जाती हैं कि जो हिम नदी है उसकी जो शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। निम्न पहाड़ियाँ और निक्षेपण सतल रूपों वाला एक आउटवॉस्ट प्लेन एरिया बन जाता है हिम नदी के द्वारा, और इसमें हिम नदी क्या करती है, अपने सारे सेडिमेंट को जमा कर देती है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अपर्दित स्थल रूप। अपर्दन यानी हिम नदी के अपर्दन द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, तो सबसे पहले आती है सर्क। सर्क इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सर्क के बारे में। हिमानीकृत पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, स्थल रंध्रों में सर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। जब अधिकतर जो सर्क होते हैं ना वो हिम नदी घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। मान लो ये आपका एक पर्वत है, सर्क कैसी आकृति होती है, जब यहाँ से कोई ग्लेशियर आ रहा है तो यहाँ से जब इस तरीके से यहाँ पर इस पहाड़ी को इतना काट देगा और इस तरीके की जो शेप बन जाएगी, इस तरीके की जो शेप बन जाती है, इसे ही कहते हैं सर्क। सर्क गहरे होते हैं, लंबे होते हैं और चौड़े भी होते हैं। ठीक है, ढाल की बात करें तो बिल्कुल तीव्र होता, अवतल होता है। जल से भरी हुई झील भी ऐसा गड्ढा बन जाता है कई बार, और इस गड्ढे की जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी भर जाता है, और जब इस प्रकार के सर्क में पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं टान झील। ठीक है, इन झीलों में सर्क झील कहेंगे या टान झील कहते हैं। और आपस में जब कई बार दो या दो से अधिक सर्क आपस में जब मिल जाते हैं तो सीढ़ी नुमा क्रम में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए सर्क क्या होता है। नेक्स्ट आती है होन या गिरीश्रृंग या सिरेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर जो आपकी सर्स बनी हुई है उसके जो शीर्ष पर जब अपर्दन हो जाता है तो एक होन निर्मित हो जाता है, और 2 या 3 से अधिक हिमनद निरंतर शीर्ष पर जब तक अपना अपर्दन जारी रखे जब तक कि उनके तल आपस में ना मिल जाए तो एक तिरव किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे होन कहते हैं। मैं आपको इस पिक्चर में अगर इन्होंने दिखाया रखा होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखो ये रहा होन यानी श्रृंग, ये रहा, इस तरीके से एक सींग वाली आकृति बन जाती है। ठीक है, मान लो ये आपका एक पर्वत है, यहाँ पर भी एक सर्क बन गया, यहाँ पर भी एक सर्क बन गया, एक सर्क पीछे की साइड बन गया। इससे क्या होगा ना, आपकी एक चोटी नुकीली सी बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नुकीली सी चोटी बन जाएगी, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। आमने सामने से अपर्दन होने से दोनों तरफ की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पतली हो जाएंगी और एक कंघी और आरी के समान कटक के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें आरेत कहते हैं या तीक्ष्ण कटक भी कहते हैं। ऊपरी भाग नुकीला होगा और बाहरी भाग टेढ़ा बेढ़ा होगा, और इन कटकों का जो चढ़ना प्राय असंभव होता है। ठीक है, आल्पस पर्वतमाला की बात करें, आल्पस यूरोप का फेमस पर्वत, प्रमुख पर्वत आल्पस, इसकी जो चोटी है मैटरहर्न, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, वास्तव में ये होन के ही एग्जाम्पल हैं जो कि सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। ठीक है, सर्क पढ़ा में हमने, गिरीश्रृंग या होन पढ़ा, और हमने आरेत पढ़ लिया। आरेत कुछ नहीं होता, जब आपके बहुत सारे श्रृंग बन जाते हैं इस तरीके के आपकी आकृति बन जाती है जिसे आरेत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमनद घाटी और गर्त। ये गर्त की भांति होते हैं। अगर आकार में बात करें तो अक्षर यू जैसी शेप होती है इनकी। तली में ये बहुत चौड़े होंगे, किनारे चिकने होते हैं और तेज ढाल वाले होते हैं। घाटी में मलबा बिल्कुल बिखरा हुआ रहेगा, और मलबा अगर हम बात करें दलदली रूप में दिखाई देगा, और धरातल पर झील भी हमें ऐसे ऊपर की हुई उठी हुई दिखाई देती है, और हिमोड़ भी मलबे से ही बनता है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर हैंगिंग वैली भी होती है, यानी लटकती घाटी भी होती है, और इन लटकती घाटियों के तल मुख्य घाटी में खुलते हैं, और इनके विभाजित क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तों जिनमें समुद्री जल भर जाता है, समुद्री तट रेखा पर ही होती है, जिन्हें फ्रियोड भी कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, कई बार क्या होता है, एक आपकी हिम नदी ने एक घाटी का निर्माण किया, एक वैली का निर्माण किया। जैसे मान लो एक इस तरीके की एक घाटी बना दी। अब इस घाटी के अंदर जब एक और घाटी बन जाए, ठीक है, और हमें क्या दिखाई देगी, ये वाली घाटी हमें क्या दिखाई दे रही है, लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो उसे कहते हैं लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। ठीक है, और कई बार क्या होता है, बहुत ही गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं हिम नदियों के द्वारा, और जिनमें समुद्रों का पानी आकर भर जाता है, और ये चीज़ कहाँ पर होती है, समुद्र के कोस्टियल एरिया पर होती है, तट रेखा पर। इन्हें कहते हैं फिरियोड तट। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, फिरियोड तट। समझ में आ गया।
तो हमने हिमनदी घाटियाँ भी पढ़ ली, यानी हैंगिंग वैली पढ़ी, और इसके अलावा हमने गर्त भी पढ़ लिया, गड्ढा भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं निक्षेपित स्थल रूप, यानी जमाव से, सेडिमेंट के जमाव से हिमनदी क्या क्या बनाती हैं। तो जो हिमनदियाँ हैं वो भारी मात्रा में निक्षेप करती हैं, हिमोड भी और गोलासम के रूप में भी जमा करती है काफ़ी चीज़ें। अधिकतर चट्टानों के टुकड़े होते हैं, नुकीले भी होते हैं और कम नुकीले भी होते हैं, ठीक है। इन सबको जमा करती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है किस तरीके से। देखो यहाँ पे देखो, ये हिमानी धोत मैदान जो मैंने अभी आपको पढ़ा रही थी, किस तरीके से मैदानी एरिया। ये है एस्कर, ये आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये जो आपको ये छोटी छोटी दिख रही हैं, ये है एस्कर। ये एक्चुअली क्या है, सेडिमेंट है जो जम गए हैं किनारे पर, ठीक है। सेडिमेंट जब जम जाते हैं, ये हिमानी धोत मैदान जब जो हिम नदी है अपने साथ सेडिमेंट को जमा कर देती है। ये फिर एस्कर आ गए, ये ड्रमलिन आ गए। ड्रमलिन यानी जो ड्रमलिन होते हैं, जब एक अंडों की टोकरी के समान जम जाती हैं चीज़ें तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। ये आपके एस्कर जब हिमोड के रूप में अलग अलग एरिया में जमते हैं तो उन्हें आपके हिमोड कहते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपकी जो बर्फ़ जब भी पिघलती हैं तो नदियाँ बनती हैं। कुछ मात्रा में शैल मलबा इन पिघले हुए जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित भी होता है। और ये जो आपकी हिमनदी जलोढ़ निक्षेप, यानी जब हिमनदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है तो उसे प्लेन एरिया में बिछा देती है, और उसे ही हम कहते हैं आउटवॉश, यानी हिमानी धोत मैदान भी कहते हैं, आउटवॉश डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपके गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर बड़े बड़े टुकड़े शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमोड। हिमोड क्या होते हैं? हिमोड आपकी जब एक सीधी लाइन में एक कटक के रूप में जो हिम नदी अपने सेडिमेंट को जमा कर देती है, तो उसे मलबे को जमा कर देती है, तो उसे कहते हैं हिमोड टिल, ठीक है। इस तरीके से एक दीवार के समानांतर, मैंने अभी आपको दिखाया था ना एस्कर जो आपको दिखाया बिल्कुल हिमोडी का ही तो एग्जाम्पल है। पार्श्विक हिमोड अंतशत हिमोड से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का भी निर्माण करते हैं। पार्श्विक हिमोड क्या होते हैं? आपकी जो हिम नदी घाटी है उसके दोनों ओर यानी दोनों किनारों पर अत्यधिक मात्रा में जो सेडिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं पार्श्विक हिमोड। और इन हिमोड की जो उत्पत्ति होगी हिमानी जल द्वारा होती है, ग्लेशियर्स के द्वारा होती है। इस जलोढ़ को हिम नदी के किनारों पर धकेला जाता है और तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर आपके क्या हो जाते हैं, एक परत के रूप में ये अव्यवस्थित रूप से हिमोड छोड़ दिए जाते हैं और वहीं पर ये जम जाते हैं। और जब ये तली पर छोड़े जाते हैं तब उन्हें कहते हैं तलसत हिमोड। घाटी के मध्य में छोड़े जाते हैं तब उन्हें कहते हैं मध्यसत हिमोड, और किनारे पर होंगे तो उसे कहेंगे पार्श्विक हिमोड। तो इस तरीके से अलग अलग नाम हैं इनके, ठीक है। तलसत हिमोड बिल्कुल निक्षेप आपकी तली में होंगे, मध्यसत हिमोड जब बिल्कुल मध्य में होंगे, और भाई आपके पार्श्विक हिमोड जब आपके किनारे पर होंगे। नेक्स्ट आता है एस्कर। एस्कर क्या होता है? गर्मियों में जब हिमनदी के पिघलने से जो पानी है हिमतल के ऊपर से बहता जाएगा और इसके किनारों से रिसता है, बर्फ़ के छिद्रों से नीचे प्रभावित होता है, यानी बर्फ़ के जो छेद है उससे नीचे नीचे पानी बहता चलेगा। तो बर्फ़ के नीचे एक नदी सी होती है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। कई बार क्या होता है, बर्फ़ टूट जाती है और हीरोइन गिर भी जाते हैं, हीरोइन। तो इस तरीके से होता भी है मूवीज़ में, आपने वहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो ये नदियाँ हैं जो बर्फ़ के नीचे नीचे बहती रहती हैं, यानी ये एक तरफ से आपका ग्लेशियर्स का ही पानी होता है जो पिघल कर बहता रहता है, और इनके साथ मलबा भी बहता है, और ये हिमनद नीचे इस बर्फ़ की मोटी घाटी में जमा हो जाते हैं, एक कटक के रूप में सारे मलबे को जमा कर देते हैं, जिसे कहते हैं एस्कर। नेक्स्ट आता है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन यानी हिमानी धोत मैदान। ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, जहाँ भी जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर आ रही है बर्फ़ सरक के, तो जहाँ पर भी उसको निम्न मैदान यानी बिल्कुल समतल सा एरिया दिखेगा तो वहाँ पर वो अपने जलोढ़ निक्षेपों को, अपने डिपॉजिट को जमा कर देगी, ठीक है। और इसमें चीका मिट्टी और मृतिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी होते हैं, और ये जब पूरा एक मैदान बन जाता है मिट्टी से तब उसे कहते हैं हिमानी धोत मैदान, ठीक है। नेक्स्ट आती है ड्रमलिन। ड्रमलिन मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने बताया था अंडों की टोकरी जैसा। तो अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं, रेत और बजरी के ढेर होते हैं इसमें, और इन ढेरों को लाने वाले कौन होता है? ग्लेशियर होता है। ड्रमलिन के लंबे लंबे जो भाग होते हैं वो हिम नदी की प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं, यानी जिस दिशा में ग्लेशियर बह रहा होता है उसी दिशा में ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 1 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं।
ड्रमलिन का जो हिमनद होता है, जो सेडिमेंट होता है, वो स्ट्रोस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोस कहलाता है, जो कि पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल लिए हुए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनदी दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने और उनके बर्फ के नीचे रहने से होता है। सिंपल सी बात है, जब आपका मलबा बहुत अधिक मात्रा में होता है और एक वो पर्वत की शेप में ले लेता है, अंडों की टोकरी, उल्टी अंडों की टोकरी जैसी शेप लेता है, तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। इसमें आपके हिमखंड के कारण ढाल तीव्र हो जाते हैं। ड्रमलिन हिमनदी की दिशा को बताते हैं। जिस दिशा में ड्रमलिन बनेंगे उसे ही हिमनदी यानी ग्लेशियर्स की डायरेक्शन माना जाता है। तो ये थे भाई आपकी हिमनदी के द्वारा बनी हुई सतलाकृतियाँ, जिसमें हमने सर्क के बारे में पढ़ा, श्रृंग पढ़ा, गिरिश्रृंग, टोन, होन पढ़ा, होन क्या कैसे बनता है। उसके अलावा हिमानी धोत मैदान पढ़े, एस्कर पढ़े, हिमोड़ पढ़े, ठीक है, ड्रमलिन पढ़ा। तो सारी सतलाकृतियाँ हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीटली कर ली हैं। ये चैप्टर आपका आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वीडियो के थर्ड पार्ट में ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर समुद्री तरंगे और धाराएँ अभी रहती हैं। उसके अलावा समुद्री तरंगों के अलावा पवनें भी रहती हैं, 2 अभी आपके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि किस तरीके से आपकी जो काष्ठ सतलाकृति यानी धरातलीय जल अंदर हमारी अर्थ के अंदर भी अलग अलग स्थल रूप बनाता है धरातल के नीचे। और दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके से आपकी हिम नदियाँ यानी ग्लेशियर्स यानी बर्फ़, वो भी अलग अलग फीचर्स, अलग अलग सतलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो गाइस, आज की क्लास को, आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बेल आइकन कर लेना ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।